हेलो बच्चों, मैं मनीष सर। आज हम पुनः 12 क्लास के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के दूसरा लेक्चर को देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक सामान्य फ्लावर की स्ट्रक्चर को देखा था और इसमें निम्न संरचनाएं उपस्थित थी जो इन संरचनाओं में 4 संरचनाएं थी। जो एक था कैलिक्स, दूसरा कलरफुल संरचना थी जिसको हम लोगों ने भी बोला था कोरोला, और तीसरा ये जो संरचना है इसको हमने एंड्रोसियम कहा था, एंड्रोसियम। और चौथा संरचना, ये पूरी संरचना को हमने कहा था गाइनोसियम। यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। तो हम एक एक करके कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बारे में देखेंगे। हम इस फिगर को मिटा रहे हैं। आप लोग पिछले वीडियो में ये फिगर के बारे में डिटेल में बताया जा चुका है। तो ध्यान देने वाली बात है कि फर्स्ट कैलिक्स क्या है। तो सबसे ये थैलमस पार्ट है। फ्लावर के सबसे बाहर की तरफ हरे कलर की यह स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? ग्रीनिश स्ट्रक्चर है, पत्ती जैसी, अर्थात हरे रंग की संरचना है। ठीक। और ये कैलिक्स जो होते हैं किसी फ्लावर में एक से अधिक पाए जाते हैं, तो इसके एक कैलिक्स को एक यूनिट मानते हैं। तो कैलिक्स की जो यूनिट होती है, इकाई होती है, उस इकाई को हम लोग कहते हैं सेपल। सेपल के नाम से जाना जाता है। कैलिक्स की एक कैलिक्स को हम लोग कहते हैं सेपल्स। ठीक। और अनेकों कैलिक्स यानी सेपल्स के समूह, सेपल्स के जो समूह हैं, जैसे कैलिक्स में सेपल हैं 5, 4, 3, 2, तो इसके समूह को हमने क्या कह दिया? कैलिक्स। तो कैलिक्स हरे रंग की संरचना है और इसका इकाई है क्या? आपको सेपल्स है। ठीक। अब आइए देखते हैं कि बहुत सारे प्लांट में हम लोग देखेंगे कि ये जो कैलिक्स की स्ट्रक्चर में ये जो सेपल्स हैं, एक सेपल हो गया, दूसरा सेपल हो गया, ये तीसरा सेपल, चौथा सेपल, 3 नंबर, 4 नंबर, फिर ये 5वां सेपल। ठीक। तो जब अनेकों सेपल आपस में जुड़े हो तो एक टर्म आता है जिसे कहते हैं, आपको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, नोट में पॉलीसेपलस। जब सेपल फ्री हो अर्थात मुक्त हो तो उस अवस्था को पॉलीसेपलस कहते हैं। मेरा कहने का अर्थ ये है कि जैसे मान लीजिए आप ये देखिए स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ से एक सेपल निकला, एक सेपल यहाँ से निकला, एक सेपल यहाँ से निकला, एक सेपल यहाँ से निकला, तो ये फ्री है, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। ये सेपल इस सेपल से नहीं जुड़ा, ये सेपल इस नहीं जुड़ा है, ये सेपल इस सेपल से नहीं जुड़ा है। तो इस अवस्था को क्या कहेंगे हम लोग? पॉलीसेपलस के नाम से जानते हैं। क्लियर? ठीक। तो आप लोग ध्यान रखिएगा टर्म, या आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा आता है गाइमोसेपलस। गाइमोसेपलस जब सभी
सेपल, जब सभी सेपल एक दूसरे से जुड़ा हो तो उसे गैमोसेपल्स कहते हैं। ठीक, इसे क्या कहते हैं? गैमोसेपल। जैसे देखिए, अब ये सेपल है, यहीं पर दूसरा सेपल भी इससे जुड़ा हुआ है। ठीक, अब इधर से हम यदि देखें, ये सेपल इससे, ये सेपल इससे, देखिए अब प्रश्न ये है कि अब मैं तो यहाँ तो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल में तो हम दिखा नहीं सकते हैं। जैसे सेपल्स निकला, ये एक सेपल्स निकला, सेपल, ये सभी सेपल्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हों तो इस अवस्था को क्या कहेंगे? गैमोसेपलस। ठीक, तो कैलिक्स जो होते हैं, कैलिक्स ग्रीनिश स्ट्रक्चर है, ये 2 रूप में रह सकते हैं, एक पॉलीसेपलस जो पीछे देखें और अगला क्या है? गैमोसेपलस। ठीक, उसके बाद हम आगे देखेंगे, ये जब कैलिक्स के ऊपर हम जाते हैं तो देखते हैं अंदर की ओर कौन सा अवस्था दिखाई पड़ेगा हमको, कौन सी संरचना दिखाई पड़ रही है? कोरोला। दूसरा स्ट्रक्चर हमें दिखाई पड़ता है कोरोला। अब देखिए, ये कोरोला जो है ये कैसा संरचना है? कलरफुल स्ट्रक्चर है। ठीक, अर्थात कैसा संरचना है? रंगीन संरचना है। तो ये कलरफुल, जैसे आपने देखा होगा कि गुलाब के फूल लेते हैं तो उसमें से एगो पंखुड़ी, दूसरा पंखुड़ी, तीसरा पंखुड़ी, चौथा पंखुड़ी, तो वो क्या है? एकक इकाई है किसका? कोरोला का। तो कोरोला के यूनिट को हम लोग कहते हैं पेटल। क्या कहते हैं यूनिट को? पेटल्स। ध्यान रखिए, तो यहाँ पर एक इकाई ये हुआ, ये एक इकाई हुआ, फिर यहाँ से एक इकाई हो गया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे एक इकाई बाहर निकला हुआ है तो उसको हम लोग पेटल कहते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे हैं। यदि आपने कभी गुलाब के फूल को या अड़हुल के फूल को देखा होगा कि उसके एकक भाग को, उसकी जो रंगीन भाग है, हटाते हैं तो वो क्या है? कोरोला है, और उसकी एक इकाई क्या कहलाएगा? पेटल के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसी प्रकार जिस प्रकार कैलिक्स में हमने देखा नोट में पॉलीसेपलस, उसी प्रकार इसमें होता है पॉलीपेटलस। क्या होता है? पॉलीपेटलस। पॉलीपेटलस का मतलब जब पेटल एक दूसरे से फ्री हो तो क्या कहते हैं? उसे पॉलीपेटलस कहते हैं। ठीक, एक पंखुड़ी, दूसरा पंखुड़ी, तीसरा पंखुड़ी, सभी पंखुड़ी एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। ठीक, तो बेटा उसको हम क्या कहेंगे? पॉलीपेटलस अवस्था कहेंगे। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। उसी प्रकार आता है अगला टर्म गैमोसेपलस। दूसरा गैमोसेपलस। देखिए, जब सभी पेटल आपस में क्या हो? जुड़े हुए हैं। ठीक, तो उस अवस्था को कहते हैं गैमोपेटलस। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं कि ये बोर्ड पर हम नहीं लिखकर आपको, हम अपने पास एक कॉपी रख लीजिए, अभी एक कलम निकाल लीजिए और रख करके, और मैं 1-2 परिभाषा बोलता हूं, उसको आप लिख लीजिए। मैं बोल देता हूं कि जल्दी आपकी क्या हो जाएगी? पूरा हो जाएगी। तो ध्यान से सुनिएगा कि कैलिक्स और कोलोरा से संबंधित हम नोट में पॉइंट लिखवाते हैं, उसको आप लोग ध्यान में लिखिए। ठीक, तो नोट में अपने कॉपी पर पहला पॉइंट लिखिए, यूनिट ऑफ कैलिक्स। कैलिक्स के इकाई को क्या कहते हैं? सेपल।
क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, सेपल कहते हैं। अपने कॉपी पर लिखिए। दूसरा टर्म लिखिए अपने कॉपी पर, पॉलीसेपलस। ठीक, हम इसकी परिभाषा बोलते हैं, आप अपने कॉपी पर लिख लीजिए, अपने पास कॉपी कलम रख लीजिए, क्योंकि आप बीच में वीडियो को भी पॉज करके अपने कॉपी कलम निकाल लीजिए और आप लिखिए। जब कैलिक्स के सभी सेपल्स एक दूसरे से मुक्त हों तो उस अवस्था को पॉलीसेपलस कहते हैं। ठीक, दूसरा इसी से जुड़ा हुआ तीसरा नोट में लिख लीजिए, गैमोसेपलस। लिखिए, गैमोसेपलस अपने कॉपी पर लिख लीजिए। ठीक है, बोले ना, ठीक है, तैयार है? चलिए, जब कैलिक्स के सभी सेपल्स एक दूसरे से फ्यूज हों, कोष्ठ में संलयित या जुड़े हों, कोष्ठ बंद, तो उसे गैमोसेपलस कहते हैं। क्लियर? लिख लिए? चलिए अगला लिख लीजिए, यूनिट ऑफ कोरोला, पेटल्स। ठीक, और पांचवा लिखिएगा पॉलीपेटलस। चलिए इसका भी परिभाषा लिख लीजिए, बोले ना, ठीक है? लिखिए, जब कोरोला के सभी पेटल एक दूसरे से मुक्त हो तो उस अवस्था को पॉलीपेटलस कहते हैं। ठीक है, अगला कौन सा टर्म मिलेगा हमको? गैमोसेपलस, सॉरी गैमोपेटलस। ठीक बेटा, बोले इसकी परिभाषा, लिखिए, जब पेटल के सभी भाग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों तो उस अवस्था को गैमोपेटलस कहते हैं। ठीक बेटा, तो ये रहा आपका कैलिक्स और कोरोला, फ्लावर के ये भाग हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये और ये अवश्य आपको ध्यान रखना है, यूनिट कैलिक्स का और कोरोला का। चलिए एक छठा पॉइंट लिख लीजिए अपनी कॉपी पर, अवश्य नोट को आप अवश्य राइट डाउन कीजिए। छठा के बाद नहीं, 7 नंबर है ना, 7 नंबर लिख लीजिए, कैलिक्स और कोरोला दोनों फ्लावर के एसेसरी
सेक्स ऑर्गेन सहायक लैंगिक अंग है। यह एंड्रोसियम और गायनोसियम को सुरक्षा देता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, सहायक कौन कौन है फ्लावर का? कैलिक्स और कोरोला, और यह क्या है? एंड्रोसियम गायनोसियम को सहायता देता है। चलिए अगला स्ट्रक्चर कौन सा मिलेगा हमको कैलिक्स और कोरोला के बाद? मिटाते हैं। अगला स्ट्रक्चर हमको मिलेगा आपको एंड्रोसियम। तो सी नंबर देखते हैं, एंड्रोसियम, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं बउआ? पुमांग के नाम से जानते हैं, पुमांग के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर ये, ठीक ठीक। तो एक फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड्रोसियम होता है। क्लियर? तो क्या है यह? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। क्लियर? नर प्रजनन संरचना। ठीक, तो ये कौन सा कहलाएगा? ये नर प्रजनन संरचना कहलाता है, जो नीचे की तरफ थैलमस से जुड़ा रहता है। ठीक, अब आइए देखते हैं एंड्रोसियम, ये भी क्या है? नर प्रजनन संरचना है। तो एक फ्लावर में एक या अनेकों हो सकते हैं क्या? एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम का यूनिट होता है, यूनिट यानी इकाई होता है, यानी एक एंड्रोसियम को हम लोग बोलते हैं स्टामेन। क्या बोलते हैं? स्टामेन। हिंदी में कहते हैं पुंकेसर। हम इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पुंकेसर के नाम से जानते हैं। क्लियर? ठीक, जब हम एक एंड्रोसियम को बाहर निकालते हैं, तो एक एंड्रोसियम को जब हम बाहर निकालते हैं, हम स्ट्रक्चर यहाँ पर थोड़ा देखेंगे। जब एक एंड्रोसियम को बाहर निकालते हैं तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। कुछ इस तरह से दिखाई देता है। क्लियर? यहाँ नीचे थैलमस से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो ये एक एंड्रोसियम है, पुमांग है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है? स्टामेन है। इसको क्या है? ये स्टामेन ही ना है। क्लियर? एक एंड्रोसियम में 3 भाग होते हैं। कौन कौन? तो जो लंबा तंतुमय संरचना है इसको कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं? फिलामेंट। और ये तंतुमय संरचना ऊपर में 2 फूले हुए लोब से जुड़ा रहता है, 2 फूले हुए लोब से जुड़ा रहता है। इस संरचना को हम लोग कह देते हैं क्या आपको? एंथर। क्या कहते हैं? एंथर। ठीक, अब आइए फिलामेंट एंथर से जिस भाग से जुड़ता है ऊपर की तरफ जुड़े जाता है। देखिए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हम नहीं दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास मोबाइल होगी तो आप पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं स्टामेन के। तो जहाँ से ये जुड़ा रहता है ये ऊपर की तरफ जुड़ते रहता है, वैस्कुलर बंडल को रखता है, यानी संवहनीय बंडल को रखता है, जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम? कनेक्टिव। क्या कहते हैं? कनेक्टिव। क्लियर? समझ गए? तो एक स्टामेन में कौन कितने संरचना है? एक फिलामेंट है, दूसरा एंथर है, और तीसरा क्या है? कनेक्टिव। कनेक्टिव क्या करता है? एंथर और फिलामेंट को जोड़े रखता है। ठीक, समझ गए? क्लियर?
फिलामेंट क्या करता है? फिलामेंट जो है थैलेमस से एंथर को जोड़े रखता है। दूसरा कनेक्टिव क्या करता है? तो ये कनेक्टिव जो है आपको इसमें वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, वेस्कुलर क्षेत्र पाए जाते हैं जहां पर एंथर और इसका जुड़ाव होता है। फिलामेंट और कनेक्टिव कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण कौन है हमारा? तो ये एंथर भाग महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग मॉड्यूल लिए होंगे तो आप उसमें पढ़िएगा, आपको मिलेगा, देखेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो मुख हमारा कौन सा भाग है? एंथर। क्लियर? तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर एक सिंपल सी आपको हम क्या करते हैं, संरचना को बना देते हैं। तो लिख देते हैं ये कनेक्टिव है, ये फिलामेंट है, ये हमारा स्ट्रक्चर है जो फूला हुआ भाग है, ये क्या है? एंथर। तो हेडिंग यदि हम देते हैं एंथर, इसको कहते हैं हिंदी में पराग कोश। ठीक, अब ये पराग कोश क्या है? तो पराग कोश ये कैसा संरचना है? एक लोब इधर और एक लोब इधर, यानी कि यह कैसा संरचना है? बाई लोब्ड, द्विपाली युक्त क्या है? यह स्ट्रक्चर है एंथर। ठीक, जब हम इसके ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं, जैसे ये बाई लोब, कैसे आपको बताएं, देखिए ये दो है, फिर ये यहाँ जुड़ा हुआ है, ये इसका भाग और ये इसका भाग जुड़ा, ये जो कैप है, तो ये बाई लोब है। तो हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे तो पूरा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। क्लियर? तो जब हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन किए, क्या किए? ट्रांसवर्स सेक्शन। तो जब ट्रांसवर्स सेक्शन की करें तो कुछ ऐसा दिखाई पड़ा। कुछ ऐसा दिखाई पड़ा। कौन? ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर एंथर। क्लियर? और एंथर ही क्या है? मेल भाग है। किसका? एंड्रोसियम का। क्या है? मेल पार्ट कौन सा है? एंथर है। जब ये एक बाई लोब हो गया, ये एक लोब हो गया, और यहाँ पर क्या है?